लगभग 10 दिन पहले स्पेस टेक स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने विक्रम एक रॉकेट का प्रक्षेपण किया। पहली नज़र में ये किसी भी आम रॉकेट लॉन्च जैसा ही लगता है, क्योंकि हमने ऐसे कई लॉन्च देखे हैं। लेकिन ये वैसा नहीं है। ये भारत के लिए बेहद खास है। तो आइए समझते हैं कि क्यों। विक्रम एक भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिट क्लास रॉकेट है। ये 4 चरणों वाला एक छोटा लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसने पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। थोड़े ज्यादा तकनीकी शब्द हो गए ना। शुरुआत में मुझे भी इन्हें समझने में परेशानी हुई थी। इसीलिए इस एपिसोड में हम न केवल स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा जानेंगे, बल्कि कॉस्मिक फिजिक्स को भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे ये सिद्धांत कक्षा में भेजे जाने वाले रॉकेट्स के डिजाइन और उनकी सफलता में मदद करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक हल्के वजन वाला रॉकेट है जिसे कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। पहले हमने इसे 4 चरणों वाला लॉन्च कहा था। तो ये 4 चरण आखिर हैं क्या? हम इसे कार की तरह क्यों नहीं चला सकते कि इग्निशन ऑन किया, कक्षा में पहुंचाया और काम खत्म? रॉकेट ऐसे काम नहीं करते। रॉकेट बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च होकर अपनी मंजिल तक एक ही टुकड़े में नहीं पहुंचते, क्योंकि खाली ईंधन टैंकों को पूरे रास्ते साथ ले जाने से बहुत ज्यादा ऊर्जा बर्बाद होती है। इसीलिए रॉकेट स्टेजिंग का उपयोग करते हैं, जिसका मतलब है कि इंजन और ईंधन टैंक एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। जैसे जैसे रॉकेट एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचता है और एक खास गति हासिल कर लेता है, उसके ईंधन टैंक खाली होकर अलग हो जाते हैं और गिर जाते हैं, जिससे हल्का हुआ रॉकेट और तेजी से आगे बढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। 4 चरणों वाले रॉकेट का मतलब है कि वो वाहन जमीन से कक्षा तक पहुंचने में 4 अलग-अलग चरणों में काम करता है। सबसे पहले आता है बूस्टर, जो सबसे निचला, सबसे बड़ा और भारी हिस्सा होता है और रॉकेट को लॉन्च पैड से उठाकर पृथ्वी के सबसे घने और भारी निचले वायुमंडल के पार ले जाता है। इसके बाद मिड कोर्स यानी मध्य चरण कमान संभालता है, जो यात्रा के उस हिस्से में काम करता है जहां अंतरिक्ष का शून्य या लगभग शून्य वातावरण होता है। और पहला चरण अलग होने के बाद ये रॉकेट को वायुमंडल से बाहर निकालने की गति देता है। इसके बाद तीसरा या ऊपरी चरण आता है, जो रॉकेट को कक्षीय गति यानी ऑर्बिट स्पीड के करीब ले जाता है, जो लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और अंतिम चरण होता है कक्षा में स्थापना का, जहां सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसमें पेलोड होता है, सटीकता वाले लिक्विड इंजनों का उपयोग करके गति को नियंत्रित करता है और उपग्रहों को सुरक्षित रूप से कक्षा में तैनात करता है। कई बड़े रॉकेट 2 या 3 चरणों का उपयोग करते हैं और उनका काम हो जाता है, लेकिन छोटे रॉकेट महंगे मुख्य इंजन सेटअप में निवेश किए बिना जटिल कक्षीय तैनाती को संभालने के लिए चौथा चरण जोड़ते हैं। पेलोड पूरे प्रोजेक्ट का एक खास हिस्सा होता है और आपकी अलग अलग ज़रूरतें हो सकती हैं, जैसे कक्षा में आप पृथ्वी के अवलोकन या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई विशिष्ट पेलोड रखना चाहते हो। विक्रम के बारे में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात ये कि इसके सभी इंजन और मोटर्स पूरी तरह मेड इन इंडिया है। दूसरी बात ये कि विक्रम ने पहले 3 चरणों के लिए ठोस ईंधन का अपब्रिंगिंग किया और अंतिम चरण में पेलोड की सटीक तैनाती के लिए 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन का उपयोग किया। तो दोनों में अंतर क्या है? ठोस ईंधन एक बार जलना शुरू हो जाए तो वो लगातार जलता है, रॉकेट को गति देता है और एक निश्चित ऊंचाई के बाद समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर तरल ईंधन उपग्रहों को कक्षा में सटीक रूप से स्थापित करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। आप ईंधन की आपूर्ति बढ़ाकर गति तेज कर सकते हैं, घटाकर गति धीमी कर सकते हैं, या दिशा संरेखण के लिए ईंधन की आपूर्ति को पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं। इसीलिए अंतिम चरण में जहां पेलोड स्थापित करना होता है, तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। याद कीजिए, हमने स्मॉल लिफ्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। ये इसकी पेलोड क्षमता को दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर लॉन्च वाहनों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने वाले अधिकतम वजन के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है और विक्रम एक सबसे हल्की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये अपनी लक्षित कक्षा में 350 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। विक्रम एक भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये ऑर्बिट क्लास रॉकेट की श्रेणी में आता है, न कि केवल सब ऑर्बिट। दोनों में अंतर इस बात में है कि ऑर्बिट क्लास रॉकेट केवल ऊंचाई ही नहीं,
बल्कि एक निश्चित क्षैतिज गति हासिल करने में भी सक्षम होता है। ऊंचाई महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं है। गणित में आपने पढ़ा होगा, आवश्यक लेकिन पर्याप्त नहीं वाली शर्तें। तो ऑर्बिट क्लास रॉकेट कहलाने के लिए दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। सब ऑर्बिटर रॉकेट मूल रूप से एक ऊंची उड़ान भरकर वापस आने जैसा होता है। सब ऑर्बिटल लॉन्च में रॉकेट सीधा ऊपर जाता है, लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष की सीमा को पार करता है और फिर पैराबोलिक कर्व बनाते हुए वापस पृथ्वी पर गिर जाता है। इसके लिए लगभग 3600 से 7200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की आवश्यकता होती है। ये अंतरिक्ष में हमेशा रहे बिना पेलोड, एवियोनिक्स या ऊपरी वायुमंडल के शोध के परीक्षण के लिए कुछ मिनटों का समय देता है। सब ऑर्बिटल लॉन्च बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी क्रिकेट बॉल को पूरी ताकत से आसमान में सीधे ऊपर फेंकना। वो कितनी भी ऊंचाई तक जाए, गुरुत्वाकर्षण उसे वापस जमीन पर खींच ही लेगा। दूसरी ओर एक ऑर्बिटल लॉन्च किसी वस्तु को पृथ्वी के चारों ओर एक निरंतर चक्कर में स्थापित कर देता है। इसमें रॉकेट उड़ान भरता है, घने वायुमंडल को पार करता है, फिर क्षैतिज रूप से मुड़ता है और पृथ्वी की सतह के समानांतर गति पकड़ता है। रॉकेट को ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय गति तक पहुंचना होता है, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसे समझने के लिए हवाई जहाज की टेक ऑफ स्पीड से तुलना करें, जो लगभग 330 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये कक्षीय गति उपग्रहों को बिना वापस गिरे वर्षों तक अंतरिक्ष में बने रहने में मदद करती है, जिससे संचार, नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन जैसी सेवाएं मिलती हैं। सब ऑर्बिटल के लिए क्रिकेट बॉल का उदाहरण था, लेकिन ऑर्बिटल लॉन्च के लिए उपमा ये है कि एक तोप के गोले को क्षैतिज रूप से इतनी तेज गति से दागा जाए कि जिस दर से गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचता है, ठीक उसी दर से पृथ्वी की सतह भी नीचे की ओर झुकती जाती है। वास्तव में वो तोप का गोला या रॉकेट एक तरह से लगातार नीचे गिर रहा होता है, लेकिन वो कभी पृथ्वी की सतह को नहीं छू पाता, जब तक कि हम खुद ऐसा न चाहें। ये कॉस्मिक फिजिक्स है, बहुत ही दिलचस्प। अब जरा उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो भारत की धरती से विकसित पहले निजी ऑर्बिट क्लास रॉकेट विक्रम-1 के लॉन्च से पहले हुई। कुछ साल पहले सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र का उदारीकरण किया और इसरो के संसाधनों को निजी कंपनियों के लिए खोलने हेतु इन स्पेस नाम की संस्था की स्थापना की। फिर नवंबर 2022 में स्काईरूट ने स्वयं विक्रम एस लॉन्च किया और 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक सब ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट करने वाली पहली निजी भारतीय संस्था बनी। इसके बाद चेन्नई के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने अपने 3D प्रिंटेड इंजन से संचालित अग्निबाण रॉकेट का सब ऑर्बिटल परीक्षण किया, जिससे भारतीय निजी प्रोपल्शन सिस्टम की क्षमता साबित हुई। विक्रम-1 का ये लॉन्च भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि अब हम एक वैश्विक क्लब में शामिल हो गए हैं। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद निजी ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता रखने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। दूसरी बात, इसरो के भारी रॉकेट जैसे GSLV और अन्य गगनयान, चंद्रयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे बड़े राष्ट्रीय अभियानों में व्यस्त हैं। ऐसे में स्काई रूट या अग्निकुल जैसे निजी प्रदाताओं द्वारा वाणिज्यिक छोटे उपग्रहों को स्वतंत्र रूप से संभालने से अंतरिक्ष गतिविधियों में तेजी आएगी। इसके अलावा वर्तमान में वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में भारत का योगदान 2% से भी कम है। तो मांग के अनुसार निजी लॉन्च सुविधा मिलने से विदेशी और घरेलू उपग्रह ऑपरेटरों के लिए रास्ते आसान होंगे। और अंत में ये सब कारोबारी लिहाज से भी बहुत फायदेमंद है। जहां पहले कोई निजी क्षेत्र नहीं था, वहां अब एक बड़ा बाजार बन रहा है। खुद स्काईरूट ने इस साल मई में फंडिंग जुटाई, जिससे उसका मूल्यांकन 1.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया और वो भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गया। और अब आपके लिए इस सप्ताह की खास जानकारी। हम सभी जानते हैं कि अपोलो 13 मिशन कितना विनाशकारी साबित हुआ था, जिसमें अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री लगभग वापस लौट ही नहीं पाए थे। यहाँ एक दिलचस्प किस्सा है। कमांडर जिम लॉवेल, जिन्हें शुरुआती डिजिटल कैलकुलेटर पर भरोसा नहीं था, अपने साथ दो पसंदीदा चीजें ले गए थे, एक कस्टम स्लाइड रूल और एक ड्राफ्टिंग मैकेनिकल पेंसिल। जब पृथ्वी से 2 लाख मील दूर मुख्य ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हुआ, तो बिजली बचाने के लिए मुख्य कंप्यूटर बंद कर दिया गया। तब क्रू को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके वापस पृथ्वी की ओर मुड़ने के लिए जरूरी
ट्रांस अर्थ इंजेक्शन बर्न की गणना हाथों से करनी पड़ी। जीरो ग्रेविटी की स्थिति में लॉवेल की पेंसिल और स्लाइड रूल ने ही वे गणनाएं करने में मदद की और अंततः अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाई। और इस हफ्ते का क्विज सवाल। इस एपिसोड में ऑर्बिटल लॉन्च को समझाते समय हमने अंतरिक्ष में फेंके गए तोप के गोले का उदाहरण दिया था। किस वैज्ञानिक ने इस कैनन बॉल थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी? ये बहुत ही रोचक विषय है। इसका उत्तर अगले सप्ताह देखिएगा। और पिछले हफ्ते के सवाल का जवाब। सवाल था कि एथेनॉल की लौ को देखना मुश्किल क्यों होता है। उत्तर है कि एथेनॉल बहुत ही साफ तरीके से जलता है, जिससे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनते हैं और कालिख ना के बराबर बनती है। कालिख के कण ही अधिकांश आग की लपटों को पीला और दृश्यमान बनाते हैं। इसीलिए रोशनी वाले माहौल में एथेनॉल की नीली हल्की लौ लगभग अदृश्य हो जाती है, जिससे आग का समय पर पता लगाना मुश्किल हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका समय शुभ हो।